ये जो अब तक हमने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे, देखो सोडियम में नाभिक द्वारा संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना और किस प्रकृति का होगा, जबकि उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखें, अभी थोड़ा स्लो ही बता रहे हैं। सोडियम हम जानते हैं कि ये होता है। अब नाभिक की तो प्रोटॉन कितने होते हैं, 11, इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन। अगर हम इस नाभिक की बात करें तो नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, इसका मतलब प्लस 11 इलेक्ट्रॉन है। ये बात कंफर्म, ठीक। अब इसके संयोजी कोष में अगर विन्यास करते हैं 2, 8, 1, तो ये मान लें सोडियम है, तो ये हो गया इसका 2, इसके बाद 3, 6 और ये 2। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक जो है ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या, और वो है 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और यहां कितना इलेक्ट्रॉन है और वो कौन सा आवेश रखता है, तो अब देखिए कूलाम के नियम से F = 9 गुणित 10⁻⁹ यहां होता था Q1 Q2, तो कितना है Q1 का मान आपके पास, प्लस 11 इलेक्ट्रॉन के बराबर, गुणित ये -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। नीचे क्या होता था बताएं, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इसका मतलब है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम उसका स्क्वायर। अब ये आएगा 9 गुणित 10⁻⁹ गुणित ये 11 इलेक्ट्रॉन पर लेंगे, प्लस लेना पड़ेगा 1.6 गुणित 10⁻⁹ और यहां होगा -1.6 गुणित 10⁻⁹। नीचे एंगस्ट्रॉम है 0.5, 10 पर हम -10 लगा देंगे, ये मीटर में बदल जाएगा और ये, ठीक है। अब यहां होगा 9 गुणित 10⁻⁹ गुणित 11। अब ये 16 में 16 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 256, यानी कि 2.56, ऋण 19 तो 10⁻38। और यहां देखें 0.5 का वर्ग यानी क्या हो जाएगा, 0.25 और 10⁻10 यानी कि -20 होगा। अब यहां कैलकुलेशन कर लें पहले, 9 से 11 कितना हो जाएगा, ये 99 गुणित 2.56 गुणित ये 38 है, 38 में से ये 9 क्या होगा, घट जाएगा। तो देखें 10 में ऋण 38 में से जुड़ा और नीचे वाला जाके क्या होने वाला है, ये भी, तो ये हो जाएगा +20 बट्टे, बल्कि यहां +2 और कर दो, बताते +2 कहां से करना। ये क्या दिख रहा है 0.25, मैंने इसको कितना बना दिया 25, तो ये दशमलव का ऊपर 1 अंक जाता और 2 अंक तो 2 शून्य बढ़ जाते, इसीलिए मैंने 2 बढ़ा दिया। अब देखें ये 99 को आप दिमाग में 100 मान लो ना, है ना, तो 25 चौको, ठीक, तो 4 गुणित 2.56 और 10 पर आ जाएगा, यहां से देखो कितना आ रहा है 29, 2, 31, 10 पर ऋण। अब 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें 10 पॉइंट समथिंग, इसको 2.5 भी मान के चलते तो 2.5 चौको 10, हाँ बोलो कितना आता, 10 पर ऋण, यहां का एक शून्य हटा दें, जब ये दशमलव बाई साइड आता है तो यहां पे एक क्या करते हो, जोड़ते हो, तो 10⁻7 तो 1.24, 10⁻6 न्यूटन। अब बात आती है, सर ये एग्जामिनेशन में 1 मिनट का तो टाइम रहता है, ठीक है ना, 1 मिनट का टाइम होता है, और हम अगर जैसे बच्चों की तरह अगर ये करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम करके बताना जरूरी होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है प्रोसेस तो वही होती है, अब चाहे आप शॉर्ट करो चाहे। अब बात आती है कि हमारे माइंड में सोचने का तरीका थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, उसके लिए मैथमेटिक्स फास्ट हो। ये जो बता रहा हूं घात वात ऐसे नहीं, तो फिर कैसे होती ये स्टेप के बाद, मन में ज्यादा करते, मन में ऐसे करते कि 9 11 99 हो गया,
ठीक, क्या हो जाता 99, तो मैं कितना मान लेता बोले 100, बोले 10 पे 9 की घात, और यहाँ पता है कि वैल्यू रखूंगा तो ऋण 19 ऋण 38, ऋण 38 में से 9 गया ऋण 29, ऋण 29 में से 2 गया तो ऋण 27, तो 10 में हो गया बोले ऋण 27, ऋण 27 में ये जाके जुड़ जाएगा बोले धन 20, तो धन पे ऋण 7। अब बाकी कैलकुलेशन पे मत जाओ ना, पहले आप कितना है 10 पे ऋण, अब बाकी समझ आ गया 11 नाम 99, और ये बोले 25, 25 से कटेगा तो बोले 1 दशमलव कुछ ना कुछ आना है। अब आप 4, आप पूरा कैलकुलेशन मत करो, तुम सोच रहे हो कि मैंने ये जो कैलकुलेशन सिखाया ऐसा पूरा करना पड़ेगा, नहीं। क्वेश्चन में तार्किक शक्ति अच्छी होनी आपने, और वैसे भी मैं तुमको बताता हूं, एक टेक्निक ये थी कि देखो थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छा हो, 9 11 99 यानी क्या हो गया 100, 10.5 का वर्ग होता 25, तो काट के कितना आता, और यहां पे वही 16 16 यानी 2.56, बोले यार 10 दशमलव या 1 दशमलव समथिंग है, कहीं भी देख लो कि शुरू का एक अंक एक है, अगर चाहे वो 1 दशमलव कुछ हो, चाहे 10 दशमलव कुछ हो, चाहे 100 दशमलव कुछ हो, लेकिन एक है सामने में, तो आंसर हो गया ना, आप कैलकुलेट कर ही क्यों रहे हो। और ऐसा ही देता है 1 दशमलव फलाना फलाना, फिर 3 दशमलव ये, फिर उधर कुछ भी दे। देखो इसमें मैं तुमको बताता हूं, क्वेश्चन जब निकाले जाते हैं उसका लेवल बताता हूं। जो पीएनएसटी के लिए अगर ये पेपर निकलता है, ये पेपर अगर किसके लिए सिलेक्ट हो रहा है क्वेश्चन, इस पीएनएसटी, उनके लिए सामने का उसमें क्या करता है, पीछे सब में सेम पावर देता है, 10 पे ऋण 7 सब में दे देगा, सामने बस अंतर रहेगा 1 दशमलव समथिंग, 3 दशमलव समथिंग, 5 दशमलव समथिंग, और ये तो सो इजी, ये टेक्निक काम है। अब लेकिन यही क्वेश्चन नीट के लिए अगर आता है, ये क्वेश्चन जब ये नीट के लिए आता है तो फिर थोड़ा सा टफ कर देगा। अगर नीट में यही क्वेश्चन देना है, क्वालिटी वही रहेगी, लेकिन अब देखो डेंजर बना देगा। डेंजर बनाने के लिए क्या करेगा वो, डेंजर बनाने के लिए अब पीछे के घातों को भी चेंज कर देगा, लेकिन पीछे के घातों में 2 में चेंज करेगा, 2 में नहीं, तो पता चल जाता है 2 50-50 का आंसर। लेकिन यही चीज जब आती है किसमें, JEE में, तो आपको पता है कि ये एग्जामिनेशन हमारे हिंदुस्तान में होने वाला जो नेट होता है कॉलेज लेवल पे, है ना, उसके आसपास का है, लेकिन वो कॉलेज लेवल के लिए उसका सिलेबस आपका स्नातक और स्नातकोत्तर का होता है, यहां सिलेबस होता है 12, कोई छोटा सा एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होने वाला। इसमें जब देना है अब आपको फुल करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्पेशल मैथ्स वाले हैं, तो वही फिजिक्स का पेपर जब आता है, सेम क्वेश्चन देखो 3 तरीके से पूछा उसने, तो वो आपका लेवल जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल खटिया खड़ी समझो, उनको तो टोटल हल करना पड़ता है। हाँ फॉरवर्ड करो कुछ भी करो, लेकिन आप मोस्टली करना पड़ेगा, चाहे वो दशमलव का मामला हो चाहे वो घात का मामला हो। अब देखते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, और उससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आवेश का क्वांटीकरण, तो हम देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अब समझ लें क्वांटीकरण का मतलब है सबसे मेन पॉइंट, अनिश्चित रूप से विभाजन नहीं होता, अनिश्चित रूप से विभाजन नहीं, ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक परिवार आपके पास है और परिवार में सदस्यों की संख्या कैसी होती है, हमेशा पूर्णांक में। जैसे हमारे घर में मान लो कि 4-5 सदस्य हैं और एक नया बेबी जन्म लिया हमारे घर में, तो क्या उसको छोटा मान के 5 दशमलव कुछ सदस्य कहोगे, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जो उसको पूरा एक सदस्य माना जाता है, मानते हो ना। तो सब जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, ऐसे ही आपके पास यहां पर एक आवेशित पदार्थ है, क्या है, आवेशित पदार्थ, उसमें जो आवेश की कुल मात्रा है वो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एक सदस्य है, इलेक्ट्रॉन एक, और जो टोटल आवेश होगा वो उस इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। जैसे परिवार में संख्या पूर्णांक होती है हमेशा, वैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन को एक सदस्य मानना है और उसके सामने n का गुणा करना है,
सामने प्लस माइनस आएगा क्योंकि धन ऋण दोनों हो सकता है। ये अब यहां समझाने का मतलब है कि n बिलोंग करता है, ये क्या है n, ये पूर्णांक है। n का मान 1 2 3 डैश डैश कितना भी हो सकता है, यानी q इज इक्वल टू हो सकता है e 2e 3e डैश डैश डैश, ये संभव है। लेकिन कोई ये कहे कि उसका विभाजन कर लें, यानी ये n पॉइंट में हो, तो n नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, यानी कौन सी परिमेय संख्या में नहीं हो सकता। यानी आप सोचें कि q इज इक्वल टू ई के सामने 1/2 हो जाए, ई के सामने 3/2, यानी कि 0.5e 1.5e ऐसा हो जाए, ये संभव नहीं है। ये क्या है? और यही कहने का मतलब है कि अनिश्चित रूप से विभाजन नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी आवेश, किसी पदार्थ में आवेश की जो कुल मात्रा है वो उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का क्या होती है? पूर्ण गुणज होती है। ये बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के सामने कभी दशमलव में पॉइंट आएगा ही नहीं। कई बार ऑप्शन आता है निम्न में से कौन सा आवेश संभव है, तो कई बार ये समझ ही नहीं आता कि वो पूछना क्या चाहता। बहुत से स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि क्या पूछना चाह रहा है। भाई वो आवेश का क्वांटीकरण आपको बनता है कि नहीं, आपको ये बात पता है कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन के सामने दशमलव नहीं हो सकता, दशमलव नहीं हो सकता, 1/7 है, यानी अगर काटेंगे 1 से 10 को तो भी काय में आएगा दशमलव में। ये तीनों आंसर नहीं हो सकते, तो बचा कौन सा? ठीक, सामान्य सा दिखने वाला क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो बात समझे कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इसके। तो पहला क्वेश्चन है ऐसे बनना। दूसरा क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा कथन आवेशों के लिए सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन आवेशों के लिए सत्य है, और 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, जिसमें दिया रहता है Q/N इज इक्वल टू E, N/Q इज इक्वल टू E, E/N इज इक्वल टू Q, और Q² इज इक्वल टू NE। निम्न में से कौन सा आवेशों के लिए सत्य है। तब अपने को पता होना चाहिए कि ये भाई आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस NE, यानी N और E का गुणा होता है। और N और E का गुणा कहां हो रहा है? लेकिन यहां वर्ग लगा के कचरा कर दिया, मतलब ये नहीं हो सकता। तो NE कहां? देखो तिर्यक गुणा, N का यहां तिर्यक गुणा करके देखो जरा, इससे क्या बनता है? Q बराबर NE बन गया ना, यानी आंसर कौन सा होगा? ये क्यों नहीं बना? क्योंकि अदल बदल करूंगा तो यहां आएगा NE अब बराबर Q, जबकि यहां उनके बीच में कौन सा संबंध है? गुणा। बात समझ रहे? कई बार सामान्य दिखने वाले क्वेश्चन ही बहका देते हैं एग्जामिनेशन में। ये पहली क्वालिटी समझ आ गई, यानी आपको सारांश पता रखो, ई के सामने दशमलव में नहीं हो सकता। ये परफेक्ट पता रहना चाहिए आपको, Q बराबर NE, N और E का गुणा होता है। ठीक है, अब इससे बनाते हैं हम न्यूमेरिकल्स। देखिए, अब हम देखते हैं इस आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स जो कैसे फॉर्मेट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि Cu++ में कितना आवेश होगा और आवेश में कमी या फिर वृद्धि होगी। ठीक है, अब कितना आवेश होगा? हम ये जानते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस NE। जब यहां प्लस दिख रहा है तो आप क्या लिख दें, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी, तो कितना हुआ ये 3.2 गुणित 10 पर ऋण, और किसी पे प्लस तब आता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी? क्योंकि धन है, धनावेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी पदार्थ में 3.8 गुणित 10 पर 19 की घात कूलाम आवेश संभव है या नहीं? कारण दीजिए। तो अब क्यों नहीं है? उसकी वजह, कभी भी आप ध्यान रखना, आपको चेक करना हो तो ये सामने वाले को देखा करो।
वो 1.6 यानी 16 के पहाड़े में आता है क्या, दशमलव कहीं भी हो। 16 दूनी 32, 3.2 होता तो संभव होता, लेकिन फिर 16 3 48 हो जाता है, 4.8, ये 3.8 है, मतलब दशमलव सामने आ रहा है, तो ये संभव। ठीक, अब है 6.4 गुणित 10 पे ऋण 18 और 6.4 गुणित 10 पे ऋण 20 कूलम, कौन सा आवेश संभव है? अब तो इसमें जो 64 64 दोनों में दे दिया भाई, और 19 दिया नहीं है ना, -19 दिया नहीं, यानी कि 16 चौको 64, 6.4 ये तो सही है। अब विचार केवल इन दोनों में करना है, तो कैसे करेंगे? ये वाला आएगा, क्यों आ जाएगा भाई? क्योंकि सर आपने क्या बताया था कि उसकी जो घात रहती है वो 19 से ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं। चलो ये लिखो 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19, 1.6 गुणित 10 पे ऋण, इससे ये 4 बार कट जाएगा, इससे ये कितनी बार कटेगा? 4। ये जब जाएगा यहां तो ये कितना होने वाला, देखो 4 गुणित 10 पे ऋण 18 धन 19, यानी ये जवाब आएगा 4 गुणित 10 पर 1 की घात, यानी कितना? 40। जबकि यहां आओ जरा, यहां भी आएगा 4 गुणित 10 पर ऋण 20 धन 19, 4 गुणित 10 पर ऋण और 4/10 यानी 0.4। यहां आके कहानी। और दूसरी बात, यहां पे ये संभव है, ऋण 19 से ऋणात्मक घात जितनी भी दी होगी, ऋण 22 ऋण 24 ऋण 27, ये संभव नहीं है। उसका एक और कारण बता दूं, इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश कोई नहीं होता जिसको हम मूल आवेश मानते हैं, और ये ऋण 20 मतलब इलेक्ट्रॉन से भी क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, है ना। जब भी ऋण 19 को क्रॉस किया यहां पे अगर उसने, तो वो आवेश संभव नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अब आगे आओ, 4.8 गुणित 10 पर ऋण 18 में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है? तो अब कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम ये जानते हैं Q बराबर क्या होता था, तो अपने N की संख्या, तो Q कितना दिया है हमको, देखो 4.8 गुणित 10 पे ऋण बराबर, और यह N ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19, 1.6 से ये कितनी बार कटेगा, 3, ये हो गया 10 पे ऋण 18, जब ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 19 N, तो 3 गुणित 10 बराबर N, इसका मतलब N बराबर कितना? अब बात आती चिन्ह काय का था, और चिन्ह धन का था, इसका मतलब क्या आई, हाँ ये कहानी। इस तरह से 4 आपके पास में ये क्वेश्चंस हैं, और किस तरीके से वो कन्वर्ट होंगे, क्योंकि ये फिजिक्स है, फिजिक्स आपकी जान ले लेगी। फिजिक्स में आपको लिंक से पूरा, और कोई भी चीज को आप ज्यादा सरल नहीं समझ सकते, उसको सरल बनाना पड़ेगा, और अगर लिंक तोड़ के पढ़ोगे, फिजिक्स आपके बस का ही नहीं है। तो आपने आज जो देखा वो, फिर ये क्वांटीकरण है, फिर इसके अगले स्टेप में हम चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, उसके बाद वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम ये जानते हैं कि एक पॉइंट होगा, वो इस पर +Q आवेश है, और जहां तक इसका इफेक्ट होगा वो क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। लेकिन हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहां मान के चलें, इससे r दूरी पर यहां कोई बिंदु P है, कौन है, और यहां एक आवेश रखा है P0 जिसका नाम है परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश का मतलब ऐसा आवेश होता है जिसे पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र में यदि हम रख दें तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन ना लाए, ये ध्यान रखना है। यानी ये पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन नहीं लाता, ये परिवर्तन उसमें नहीं लाता है, ये बात ध्यान रखना है, जो आपको मालूम हो। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है परीक्षण आवेश की विशेषता क्या है,
तो परीक्षण आवेश पहले से उपस्थित क्षेत्र में कोई चेंजेस नहीं ला, और वो कितना Q0। अब बात आती है यहां तीव्रता कहते किसको है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस पर यहां जो Q0 की कल्पना किया हूं, मैं मान लेता हूं एकांक आवेश रखा हूं, मैंने क्या रखा हूं, एकांक आवेश रखने पर वो प्लस Q आवेश के कारण कुछ ना कुछ बल का तो अनुभव करेगा। अब अगर मैंने यहां प्लस रखा हूं तो प्लस की वजह से प्रतिकर्षण, और माइनस रखा हूं तो पर करेगा। मान लो Q0 आवेश पे लगने वाला बल कितना है, जबकि Q0 आवेश पे, सर बोलोगे आप तो एकांक कह रहे हो, पर एकांक नहीं रख सकते ना, हम रख नहीं पाएंगे उसको। जैसे किसी, मान लो कि कोई केले बेचने वाला है, ठीक है, केले बेचने वाले ने जो बेच रहा है वो चले गए, उसने अपने बच्चे को दुकान में बैठा दिया, उसको बता दिया बेटा काम कर, बोलिए 36 रुपये दर्जन, 36 रुपया। अब उस बच्चे को दर्जन वर्जन नहीं मालूम है कि 12 गिनूंगा और दूंगा मैं, और गणित उसकी कमजोर है। कोई ग्राहक आया, भैया केले कैसे दिए बेटा, तो उनने बोला कि 36 रुपया दर्जन। बोले 36 रुपया लेना है और 12 गिन के देना। अब एक और कोई आ गया, नहीं बोले मेरे को 3 चाहिए, नहीं बोले मैं 3 नहीं दूंगा, बोले मेरे को मालूम ही नहीं कितने का होता है, 1 ही दर्जन दूंगा मैं। तो फिर बोले मेरे को गणित समझता नहीं है। अच्छा, बोले गणित मैं हल करके बता देता हूँ कि 9 रुपए के 3 होंगे। हाँ तो ठीक है, तू गणित कर ले ला, 9 रुपए ले और ये 3 गिन के ले ले, लेकिन उसको नहीं मालूम कि कैसे 9 होगा, छोटा बच्चा है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी वैसे ही होता है कि आप एक केले की जैसे कीमत उस बच्चे को नहीं पता ना, वैसे ही एकांक आवेश का नहीं पता, उसको पता है कि इतना परिमाण होना है, तो उसको क्या नाम दे दिया अपन ने इस 1 दर्जन को, यहाँ पे परीक्षण आवेश। Q0 पे लगने वाला बल, इसीलिए एकांक आवेश पे लगने वाला बल ये, और इकाई आवेश पे लगने वाला जो बल है वही है तीव्रता E = F/Q0। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात आती है इसका फॉर्मूला क्या होगा, E = F/Q0 है, हम पढ़ चुके हैं E की वैल्यू 1/4πε0, यहां होता है Q1 Q2, पर हमारे लिए क्या है यहाँ Q और Q, और अपान क्या है यहाँ Q0 कैंसिल, E = 1/4πε0, सॉरी एक गलती हुई हमारे यहाँ R, और मात्रक आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। कोई तकलीफ, बात समझ आ रही है? यानी अब यहां सीखने मिला आपको, जो परफेक्शन के साथ पता हो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 होता है, जहां Q0 परीक्षण आवेश है, ठीक, और एकांक आवेश पे लगने वाला बल तीव्रता कहलाती है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। अगर E की कहीं जरूरत पड़ गई तो E = होता है 1/4πε0 Q/, कौन सा वाला Q हट गया वहां पे, जो परीक्षण आवेश था, तो वो आवेश बचा है जिसके कारण तीव्रता उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या, द्विध्रुव क्या होता है। तो ध्यान रखना है, एक +Q आवेश और -Q आवेश, यानी समान परिमाण हो लेकिन विजातीय हो, समान परिमाण लेकिन एक, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं, एक दूसरे से, तो इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इस वैद्युत द्विध्रुव में ये सेंटर पॉइंट माना जाता है, यहां से यहां तक ये L है, ये L है, तो टोटल ये डिस्टेंस माना जाता है, और वैद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण होता है, आघूर्ण होता है टाउ, टाउ बराबर होता है एक आवेश का परिमाण गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी, गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो टाउ = एक आवेश Q, दोनों दूरी L, टाउ नहीं यहां पे P से माना गया, क्या P माना जाता है, वो भी सही है,
लेकिन वो किसके लिए सही है, जब हम घूर्णी गति पढ़ेंगे, घूर्णी गति के लिए ठीक है वो। यहाँ के लिए P इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2Q। अच्छा ध्यान रखना, इसका अगर यूनिट लाना है तो इसके लिए कूलाम और इसके लिए मीटर, कूलाम मीटर, इसके लिए ये क्या हो जाना है, यूनिट, और दो तो एक अचर राशि। तो ये है एक द्विध्रुव है। और हम अपने अगले कंसेप्ट में ये देखेंगे कि हम एक समान क्षेत्र लेकर चलेंगे इस दिशा में ऐसे, ये मान लो विद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत द्विध्रुव को हम इसमें थीटा कोण से रखेंगे ऐसे ए बी, थीटा कोण से घुमाएंगे, और थीटा कोण से घुमाने पर किए गए कार्य, संचित ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन पे हम कल चर्चा करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा गॉस का प्रमेय, और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, और फिर होंगे उसके न्यूमेरिकल्स। तो ये होगा हमारे अगले पार्ट में, ठीक है।